नमस्कार, मैं हूं विनीत। आज है 26 अगस्त और दिन है बुधवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। यूपी के 3126 स्कूलों को मिलेंगे नए भवन। कानपुर के लेदर उद्योग पर संकट, समुद्री भाड़ा 6 गुना बढ़ा। यूपी में चीनी की कमी नहीं, 28 लाख टन का स्टॉक, योगी ने कहा। स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब की जिद नहीं कर सकते छात्र, हाईकोर्ट ने कहा। यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी बसपा। आरबीआई के पूर्व निदेशक बोले 5 साल में डॉलर का दबदबा घटेगा। और वाराणसी में भारी बारिश से जल भराव, 5 लोगों की मौत। अब बाकी के समाचार देखते हैं विस्तार से। यूपी के पीएम श्री स्कूलों में अब रोज पढ़ेंगे 2 अखबार। प्रदेश के सभी 1565 पीएम श्री स्कूलों में बच्चों को रोज 2 दैनिक अखबार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए हर स्कूल को 10 महीने तक हर महीने 500 रुपये यानी कुल 5000 रुपये दिए जाएंगे। स्कूलों की लाइब्रेरी में बच्चों को उम्र और कक्षा के हिसाब से पत्रिकाएं भी दी जाएंगी। इसका मकसद बच्चों को देश दुनिया की खबरों से जोड़ना, भाषा और पढ़ने की क्षमता बेहतर करना और उनमें सवाल पूछने तथा विचार रखने की आदत विकसित करना है। कानपुर नगर निगम के 2 ठेकेदार गिरफ्तार, सरगना फरार। कानपुर नगर निगम में टेंडर माफिया की शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन के बाद कार्रवाई तेज हो गई। पुलिस ने नगर निगम के 2 ठेकेदारों को गिरफ्तार किया। ठेकेदारों के कथित कॉकस का सरगना गोविंद शर्मा फरार है। उसकी फर्म को सबसे ज्यादा ठेके मिलने की बात सामने आई है। 15वें वित्त आयोग से हुए 100 करोड़ रुपए के ठेके निरस्त किए गए। अब इन ठेकों की टेंडरिंग की व्यवस्था की जाएगी। यूपी में चीनी की कमी नहीं, 28 लाख टन का स्टॉक, योगी ने कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में चीनी की कमी की खबरों को खारिज किया। उन्होंने बताया, प्रदेश में फिलहाल 28 लाख टन चीनी का स्टॉक है, जो करीब 7 महीने की जरूरत के लिए पर्याप्त है। यूपी में हर महीने करीब 4 लाख टन चीनी की खपत होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश अपनी जरूरत पूरी करने के साथ देश के दूसरे हिस्सों को भी चीनी दे सकता है। अक्टूबर में चीनी मिलें शुरू होने पर करीब 90 लाख टन और उत्पादन होने की उम्मीद है। बांके बिहारी मंदिर के चढ़ावे पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में आने वाले चढ़ावे को लेकर अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि दान की एक पाई मंदिर के खाते में जमा होनी चाहिए। श्रद्धालु अधिकारी को ऑनलाइन माध्यम या दान पेटियों के जरिए सीधे मंदिर को चढ़ावा दे सकेंगे। कोर्ट ने मंदिर के प्रबंध समिति को चढ़ावा लेने और उसका हिसाब रखने के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है। किसी सेवक या अन्य व्यक्ति को मंदिर के खजाने में जमा होने से पहले चढ़ावे पर अपना अधिकार जताने की अनुमति नहीं होगी। यूपी में 2027 के चुनाव में 93.7% मतदान का रिकॉर्ड तोड़ने की अपील। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यूपी के लोगों से 2027 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के 93.7% मतदान का रिकॉर्ड तोड़ने की अपील की। लखनऊ में छात्रों और शिक्षकों से संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग आरोपों से डरने वाला नहीं। उन्होंने युवाओं से मतदाता साक्षरता क्लब और ECI-नेट प्लेटफॉर्म का ज़्यादा इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्कूल कॉलेजों में मतदाता साक्षरता कार्यक्रम को डिजिटल रूप से और मजबूत किया जाएगा। स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब की जिद नहीं कर सकते छात्र। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल ड्रेस कोड को लेकर अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ छात्र छात्राएं अतिरिक्त तौर पर हेड स्कार्फ, दुपट्टा या हिजाब पहनने को अधिकार के तौर पर नहीं मांग सकते। कोर्ट के मुताबिक स्कूल का ड्रेस कोड सभी पर समान रूप से लागू होता है और अनुशासन तथा समानता बनाए रखने के लिए जरूरी है। यह फैसला प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल की छात्रा सुकैना रिजवी की याचिका खारिज करते हुए सुनाया गया। यूपी में बच्चों की जरूरत पहचानने से पहले शिक्षकों की ट्रेनिंग। यूपी के स्कूलों में बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पहचान के लिए प्रशस्त 2.0 के तहत स्क्रीनिंग शुरू होगी। इससे पहले सभी शिक्षकों को करीब 40 मिनट के 10 जागरूकता वीडियो देखने होंगे। इनमें स्क्रीनिंग की प्रक्रिया, इसकी ज़रूरत और बच्चों की अलग अलग आवश्यकताओं को समझने की जानकारी दी जाएगी। बेसिक शिक्षा के साथ प्राइवेट सहायता प्राप्त और प्राइवेट गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को भी प्रशस्त ऐप या पोर्टल से जोड़ा जा रहा है। यूपी के 3126 स्कूलों को मिलेंगे नए भवन। यूपी के 2243 प्राथमिक और 883 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नए भवन बनाए जाएंगे।
समग्र शिक्षा के तहत 2026-27 के लिए बजट स्वीकृत हो गया है और इसकी 50% राशि जिलों को जारी भी कर दी गई है। प्राथमिक स्कूल के भवन पर 15 लाख रुपए और उच्च प्राथमिक स्कूल पर 29 लाख रुपए खर्च होंगे। जर्जर या गिराए जाने योग्य भवनों को उसी परिसर में हटाकर नए भवन बनाए जाएंगे। इससे बच्चों को सुरक्षित और बेहतर कक्ष मिल सकेंगे। आरबीआई के पूर्व निदेशक बोले 5 साल में डॉलर का दबदबा घटेगा। कानपुर पहुंचे आरबीआई के पूर्व निदेशक एस गुरुमूर्ति ने कहा कि अगले 5 साल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में डॉलर का वर्चस्व कमजोर होगा और भारतीय रुपये की स्वीकार्यता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार में डॉलर पर निर्भरता कम करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। गुरुमूर्ति ने मौजूदा वैश्विक संकट को महाशक्तियों के बीच संघर्ष का नतीजा बताया। वह हिंदू आध्यात्मिक तथा सेवा मेले की तैयारियों से जुड़े बैठक में शामिल होने के लिए कानपुर पहुंचे थे। यूपी पीईटी 2026 के आवेदन की आखिरी तारीख है 1 सितंबर। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी यूपी पीईटी 2026 के आवेदन की आखिरी तारीख 1 सितंबर है। आवेदन प्रक्रिया 3 अगस्त से शुरू हुई थी। उम्मीदवार 8 सितंबर तक अपने आवेदन में संशोधन कर सकेंगे। परीक्षा अक्टूबर 2026 में संभावित है। हालांकि तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। आवेदन के लिए उम्मीदवार की उम्र 1 जुलाई 2026 को 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं पास होना जरूरी है। आवेदन केवल ऑनलाइन किया जा सकता है। नोएडा के सेक्टर 155 में बनेगा नया 220 केवी का बिजली घर। नोएडा के सेक्टर 155 में 220 केवी क्षमता का नया बिजली घर बनाया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ कृष्णा करुणेश ने परियोजना की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसके निर्माण पर करीब 203 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। नया बिजली घर बनने से मौजूदा बिजली व्यवस्था पर दबाव कम होगा। नए सेक्टरों के पूरी तरह विकसित होने से पहले बिजली की आधारभूत व्यवस्था तैयार करने के लिए यह कदम उठाया गया है। यूपी के 5 महिला कंपनियों का डेयरी कारोबार 5,716 करोड़ के पार। यूपी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिला समूहों की 5 कंपनियों ने 2019 से अब तक 5,716 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। इन कंपनियों से 3.88 लाख से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हैं। महिला दुग्ध उत्पादक कंपनियां रोज करीब 12.5 लाख लीटर दूध का संग्रहण कर रही हैं। इनका नेटवर्क 31 जिलों में 6,603 गांवों तक पहुंच चुका है। दूध के उत्पादन, संग्रहण, प्रसंस्करण और बिक्री से जुड़ी महिलाएं ग्रामीण परिवारों के लिए नियमित आय का जरिया बना रही हैं। आरा बलिया छपरा सड़क परियोजना का 11 अक्टूबर तक शिलान्यास। आरा बलिया और छपरा के बीच सड़क संपर्क मजबूत करने के लिए आरा बलिया सड़क परियोजना का शिलान्यास 11 अक्टूबर को होगा। नवरात्र के पहले दिन होने वाला यह कार्यक्रम शाहबाद और पूर्वी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी के हिसाब से अहम माना जा रहा है। बलिया के पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने इसकी जानकारी दी। केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। कानपुर के लेदर उद्योग पर संकट, समुद्री भाड़ा 6 गुना बढ़ा। कानपुर के लेदर फुटवेयर तथा लेदर गुड्स उद्योग पर बढ़ते समुद्री माल भाड़े का असर पड़ा है। निर्यातक के मुताबिक इटली भेजे जाने वाले 40 फीट हाई क्यूब कंटेनर का भाड़ा कुछ महीने पहले 1300 से $1,500 था, जो 17 अगस्त को बढ़कर $7,650 हो गया। बढ़ती लागत के चलते विदेशी खरीदार अतिरिक्त खर्च उठाने से पीछे हट रहे हैं। इससे कानपुर से करीब 1,000 करोड़ रुपए के लेदर और लेदर उत्पादों के निर्यात ऑर्डर पिछले 1 महीने से रुके हैं। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी बसपा प्रमुख मायावती ने ऐलान किया कि पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव बिना किसी गठबंधन के अपने दम पर लड़ेगी। लखनऊ में पंजाब इकाई की समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने कहा कि पंजाब में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जा रहा है। मायावती ने कहा कि चुनावी गठबंधन से पार्टी को सीट, वोट प्रतिशत दोनों में नुकसान होने की आशंका रहती है। उन्होंने कर्मठ और ईमानदार लोगों को उम्मीदवार बनाने की बात भी कही। वाराणसी में भारी बारिश से जलभराव, 5 लोगों की मौत। वाराणसी में सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक 119.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश से बीएचयू अस्पताल परिसर, नई सड़क, लंका और गदौलिया समेत कई इलाकों में पानी भर गया। कई जगह बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। बारिश के दौरान करंट लगने से 3 लोगों की मौत हुई, जबकि दीवार गिरने से पति पत्नी की जान चली गई। जल भराव के कारण मरीजों और तीमारदारों को भी परेशानी हुई। यूपी की 403 सीटों पर सपा कांग्रेस का सर्वे पूरा। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस ने सभी 403 सीटों पर अपने अपने सर्वे पूरे कर लिए हैं।
दोनों दल गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और जल्द सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू हो सकती है। कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि सीट बंटवारे की तस्वीर जल्द साफ होनी चाहिए ताकि जमीनी स्तर पर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल बनाया जा सके। कांग्रेस सम्मानजनक सीटों की मांग रख सकती है। 16 करोड़ के सोने की बरामदी के बाद इंडो नेपाल बॉर्डर पर छापे। कनौज में आगरा एक्सप्रेसवे पर 10 किलो सोने की ईंटें बरामद होने के बाद जांच की कड़ी इंडो नेपाल बॉर्डर तक पहुंच गई है। करीब 16 करोड़ रुपए के सोने की बरामदी के मामले में कस्टम, स्थानीय पुलिस और एसएसबी की टीमों ने ठूठीबारी में कई ठिकानों पर छापेमारी की। जांच में सामने आया कि कार चालक संदीप जायसवाल को नेपाल के पाल्पा निवासी संदीप पंत ने सोने से भरा बैग दिया था। खेप दिल्ली के दरियागंज में पहुंचाई जानी थी। पुराने वाहनों पर कार्रवाई में लापरवाही, यूपी के 13 एआरटीओ को प्रतिकूल प्रविष्टि। एनसीआर में पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई में लापरवाही मिलने पर यूपी के 13 सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। अधिकारियों को हर जिले में रोज करीब 500 पुराने वाहनों को निरुद्ध करने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन समीक्षा में कार्रवाई असंतोषजनक मिली। एनसीआर में अब तक सिर्फ 666 वाहनों को निरुद्ध किया गया है। 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्र भेजने के निर्देश हैं। ट्रेन की रफ्तार घटाने के लिए सिग्नल ढकते थे 3 गिरफ्तार। प्रयागराज मंडल में आरपीएफ ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जो रात में रेलवे सिग्नल की हरी बत्ती को काली पॉलिथीन से ढक देते थे। उनका मकसद ट्रेन की रफ्तार कम करना था ताकि वे डंडे से यात्रियों के मोबाइल लूट सकें। आरपीएफ के मुताबिक आरोपियों ने यह भी नहीं सोचा कि उनकी हरकत से बड़ा रेल हादसा हो सकता है। मामले की जांच जारी है। जन सुविधा केंद्रों में सेवा न देने से 326 पंचायत सहायकों का वेतन रोका। रायबरेली में जन सुविधा केंद्र की सेवाएं नहीं देने पर 326 पंचायत सहायकों का अगस्त का वेतन रोक दिया गया है। जिले के करीब 980 ग्राम पंचायतों में जन सुविधा केंद्र चल रहे हैं, जहां आय, जाति, निवास और राशन कार्ड समेत करीब 58 सेवाओं के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। अधिकारियों के मुताबिक इन केंद्रों का मकसद ग्रामीणों को इन सेवाओं के लिए गांव से दूर जाने और समय तथा पैसा खर्च बचाना है। गाजियाबाद के जर्जर अपार्टमेंट में 4000 लोगों की सुरक्षा पर सवाल। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार स्थित गंगा यमुना हिडन अपार्टमेंट की जर्जर हालत से करीब 4000 लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। 1298 फ्लैट वाली सोसाइटी में कई इमारतों की दीवारें और कॉलम से प्लास्टर झड़ चुका है और सरिया बाहर दिख रहा है। छज्जे भी जर्जर होकर टूट चुके हैं। निवासियों के मुताबिक मरम्मत का काम लंबे समय से लंबित है। सोसाइटी के वाटर टैंक भी जर्जर हैं और पानी का रिसाव हो रहा है। प्रयागराज में H1N1 से बचाव की तैयारी, अस्पताल में वार्ड और लैब तैयार। प्रयागराज में H1N1 के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में इसके लिए अलग वार्ड आरक्षित किया गया है। पैथोलॉजी विभाग में नमूनों की जांच के लिए टीम भी बनाई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि अगर 3 दिनों तक तेज बुखार के साथ सांस लेने में परेशानी हो तो तुरंत RT-PCR जांच करानी चाहिए। अस्पतालों में मौसमी संक्रमण के मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच H1N1 को लेकर निगरानी बढ़ाई जा रही है। दिव्यांग बनकर परीक्षा में बैठा सॉल्वर, 4 गिरफ्तार। कानपुर में ऑनलाइन बैंक भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग का खुलासा हुआ है। यूपी एसटीएफ ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें बिहार से आए 2 सॉल्वर और 2 अभ्यर्थी शामिल हैं। जांच में पता चला गैंग फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर अभ्यर्थी को दिव्यांग दिखाता था। इसके बाद सहायक के तौर पर पेशेवर सॉल्वर को परीक्षा केंद्र में बिठाया जाता था। सॉल्वर अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देता था और उसके बदले लाखों रुपए दिए जाते थे। यह मामला सहभागी और सहकारी क्षेत्र में बैंक पीओ मैनेजर भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा से जुड़ा है। मोबाइल और बिजली मिस्त्री समेत 14 ट्रेड में 10 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन। विश्वकर्मा श्रम योजना में मोबाइल रिपेयर, ऑटोमोबाइल रिपेयर, इलेक्ट्रॉनिक सामान की मरम्मत, बिजली का काम, प्लम्बिंग, कंप्यूटर रिपेयर, सोलर इंस्टॉलेशन, डिजिटल फोटोग्राफी और ब्यूटी तथा वेलनेस समेत 14 नए ट्रेड शामिल किए गए हैं। योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग देकर बैंक से रोजगार के लिए लोन दिलाया जाएगा। सरकार 10 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त लोन के साथ 15% मार्जिन मनी भी देगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद MSME विभाग ने योजना पर काम शुरू कर दिया है। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरें जरूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।